चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये जितने क्वेश्चन हैं ये एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के लिए है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज। ठीक है, अब हमें पहले से पता है कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि कोई भी अगर फंक्शन है, मान लीजिए कोई फंक्शन है एक्स टी, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, इसका अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं इसके पीरियड पे, ठीक है, और फिर इसके पीरियड से हम लोग डिवाइड करते हैं, तब हमारा एवरेज वैल्यू निकलता है इसका। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एवरेज वैल्यू निकालने का। ठीक है, अब हमारे पास जो एसी का वोल्टेज या करंट होता है, अगर मैं एसी वोल्टेज की बात करूं तो कैसे लिखते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है कि साइन को अगर इंटीग्रेट करना हो, आपको एवरेज वैल्यू निकालना हो, तो क्या होगा यहाँ पे, साइन, ये वी नॉट बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी डी टी इसके टाइम पीरियड पे, अपॉन डी टी इसके टाइम पीरियड पे। अब आपको पता है कि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन एरिया देता है। ठीक है, और एरिया जो है ये है साइन का ग्राफ। अगर कंप्लीट पीरियड में बात करें तो ये आपका कंप्लीट पीरियड है टी, दैट मींस फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है, सेकंड हाफ में निगेटिव है, तो ओवरऑल इसका एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, मैथमेटिकली इंटीग्रेट करके वैल्यू भी रखेंगे तो जीरो ही आएगा, आप ग्राफिकल देखेंगे तब भी जीरो ही आएगा। इसका मतलब कि जो मीन वैल्यू है या जो एवरेज वैल्यू है कंप्लीट पीरियड में, अंडरलाइन कंप्लीट पीरियड की बात हो रही है, कंप्लीट पीरियड के लिए, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए आपका वैल्यू जीरो आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब कहा गया कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल। ठीक है, अब हाफ साइकिल में जीरो नहीं होगा। अभी आपने ग्राफ देखा कि ये जो ग्राफ था कुछ इस तरीके से था। ठीक है, अगर इधर वोल्टेज है तो ये हाफ साइकिल में जीरो नहीं है। ठीक है, तब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आती है हाफ साइकिल के लिए वो आती है 2v0 अपॉन पाई, और करंट के लिए जो वैल्यू आती है दैट इज 2i0 अपॉन पाई। तो ये वैल्यू आपको आगे से याद रखना है साइनोसाइडल के लिए, दैट इज कॉल्ड एसी। एसी के लिए, एसी के लिए हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए जो मीन वैल्यू होगा वो होगा 2 इंटू पीक वोल्टेज अपॉन पाई, या 2 इंटू पीक करंट अपॉन पाई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 इंटू पीक वैल्यू अपॉन पाई, ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया है कि आरएमएस और इफेक्टिव वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हीट चैप्टर में आरएमएस नाम ही है, जैसे अगर वी आरएमएस की बात करें तो इसका मतलब होता है रूट, ठीक है, फिर मीन और फिर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई फंक्शन है जैसे एक्स टी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर इसका मीन निकालेंगे, इसका मीन करिए और फिर इसका अंडर रूट कर दीजिए, तो ये वी आर एम एस हो जाता है। ठीक है, जब हम अगर v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं और इसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वी आर एम एस की, ठीक है, वो आती है वी नॉट अपॉन रूट 2।
या आई आरएमएस की जो वैल्यू आती है दैट इज आई नॉट बाई √2, दैट इज पीक वैल्यू बाई √2। तो ये हो गया आपके आरएमएस वैल्यू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? पीक वैल्यू बाई √2, ऑप्शन सी। ठीक है। जो फॉर्म फैक्टर होता है, जो क्वेश्चन है फॉर्म फैक्टर ये होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है। अब आरएमएस वैल्यू कितना है देखिए, अगर मैं वोल्टेज के टर्म में बात करूं तो V0 अपॉन √2, और एवरेज वैल्यू क्या थी? 2V0 अपॉन पाई। ठीक है। यहां से देखिए V0 से V0 कैंसिल, ये क्या आ गया? पाई अपॉन 2√2। तो ये आ गया आपका फॉर्म फैक्टर फॉर एसी। ये वैल्यू याद रखनी है आपको, पाई अपॉन 2√2। ऑप्शन विल बी ए। डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है। फॉर्म फैक्टर कैसे डिफाइन होता है? आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है। ये रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ अ वेव फॉर्म। ठीक है। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं? अभी आपको मैंने बताया कि आरएमएस वैल्यू निकालने का, ये जो कर चुका हूं उसको मिटा देता हूं। आरएमएस वैल्यू निकालने क्या है कि फंक्शन को पहले स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और फिर फंक्शन का मीन निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको स्क्वायर रूट करते हैं। ये हमारा किसी भी फंक्शन का स्क्वायर रूट करने का तरीका होता है। ठीक है। अब हम लोग जो फंक्शन गिवन है उसको देखते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे जो ग्राफ आपका दिख रहा है, कैसा ग्राफ है? इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं बना रहा हूं। ये आपका ग्राफ है, इधर टी है टाइम और इधर है वोल्टेज। अब ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। यहां से यहां तक देखिए, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन? mx। m क्या होता था? स्लोप। ठीक है। एंड स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। अब इसका tan थीटा क्या है? ये 50 है और ये 2 है। अगर ये थीटा है तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ऑफ 50 अपॉन 2, 25। और y एक्सिस पे क्या है? आपका वोल्टेज है, तो V इक्वल टू m के जगह पे 25 और x एक्सिस पे t है। तो वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन आ गया देखिए 25t। ठीक है। अब आपको क्या करना था? इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? VRMS। तो सबसे पहले तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा फंक्शन को, ठीक है, और फिर इसका मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है हमारा। ठीक है। अब v की वैल्यू क्या है? 25t। इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 625, ठीक है, टी स्क्वायर dt। और टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड देखिए, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और यही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 सेकेंड। ठीक है। अपॉन dt 0 से लेके 2 तक और अंडर रूट। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 28.9 वोल्ट। ठीक है। ऑप्शन विल बी ए। डायरेक्ट हमने ये क्वेश्चन इसलिए दिया था ताकि आप आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना सीख सके। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41।
ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर। अब डीसी एमीटर से मेजर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो एवरेज वैल्यू होती है करंट की वो 0 होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट in a 50 hertz AC circuit is 6 ampere. The average value of current over a cycle is। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और दिमाग लगाइए। आपको ट्रैप करने के लिए पूरी तरीके से दिया गया है। अभी हमने पढ़ा था कि एवरेज वैल्यू एसी का, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, कंप्लीट साइकिल में क्या होता है? 0 होता है। अब आपको लैंग्वेज इस तरीके से बनाया गया कि कुछ वैल्यू गिवन है, उसमें से कुछ निकालना है। तो ये क्या एक तरीके से ट्रैप है। सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और एसी करंट ओवर अ साइकिल मस्ट बी 0। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर 0 हो गया। नेक्स्ट आते हैं। कहा गया कि ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC is applied to register instantaneous value of voltage is। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का क्या होता है समझिए। हम लोग पहले से पता है, कैसे लिखते थे? V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है, अब ये क्या है? पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ये। ठीक है, यहां जो क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो क्या होता है? आरएमएस वैल्यू होता है। तो ये कौन सा वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। और हमें पता है कि वी आरएमएस वी नॉट बाई √2 होता है। तो यहां से वी नॉट क्या हो जाएगा? वी आरएमएस इंटू √2। तो ये है 220। तो हमारे पास वी नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा? 220 √2। और एफ 50 गिवन है, तो 2 इंटू एफ 100 हो जाएगा। तो इट विल बी 100 पाई टी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 44। आइडेंटिफाई द ग्राफ which correctly represents variation of capacitive reactance XC with frequency। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन को बताना है। उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का वेरिएशन बताना है। ठीक है, अब हमें पता है, देखिए आर की वैल्यू क्या होती है इसमें? ये जो है नॉट फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। और एक्सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी, या कहिए 1/2 पाई सी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके से। ये अगर एक्सी होगा, ये एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा होता है। दैट मींस ऑप्शन विल बी दिस। ठीक है, थर्ड होता है एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल। तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल। तो यहां देखिए एक्सएल क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इसका आंसर हो जाएगा अभी ए। और रजिस्टर पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि रजिस्टर के साथ कैसे वेरी करता है, तो ये आर है, ये एफ है, इसका ग्राफ ऐसा, नो चेंज। ठीक है, कि रजिस्टर जो है रेजिस्टेंस पे फ्रीक्वेंसी का कोई असर नहीं होता है।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 46। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर इंडक्टर इज। ठीक है, अब आपको पता है कि जो एवरेज पावर होता है, ठीक है, दैट इज VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, फेज डिफरेंस। अब अगर प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है तो वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज डिफरेंस हमेशा π/2 होता है। ऑलवेज रिमेंबर कि प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस π/2 होता है, और cos π/2 जीरो हो जाता है। इसलिए एवरेज पावर आपके इंडक्टर में भी और प्योर कैपेसिटर में भी, दोनों में ही जीरो होता है। इसका मतलब 46 का भी आंसर बी और 47 का भी आंसर बी, वैल्यू हो जाएगा जी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है देखिए 48। यहाँ पे कहा गया है इन एन एसी सर्किट वोल्टेज इज दिस एंड इंडक्टेंस L इज कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट, इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए। तो पावर क्या होगा, देखिए पावर होगा V इंटू आई। V तो पता है, I निकाल सकते हैं। तो V क्या होता है, देखिए L di/dt, यहां से L di इक्वल टू V dt, यहां से di की वैल्यू हो जाएगी, V की वैल्यू रख दीजिए V0/L साइन ओमेगा टी dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी -V0/L cos ओमेगा टी। अब यहां वैल्यू रख दीजिए लाके, दिस इज V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, -V0/L और cos ओमेगा टी। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 साइन और cos, साइन 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं V0² माइनस के साथ अपॉन 2 ओमेगा L साइन 2 ओमेगा टी। कौन सा ऑप्शन है, -V0² 2 ओमेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में कहा गया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कॉइल। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इट इज ओमेगा L। ठीक है, सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। एक्सएल पूछा गया, इट विल बी 2πf L ओमेगा L। ये हो गया 2π, f की वैल्यू 50 गिवन है और L की वैल्यू 1/π गिवन है। पाई से पाई कट गया, इट विल बी 100। ऑप्शन सी विल बी आंसर। इन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज और करंट के बीच क्या होता है, तो हम लोग को पहले से पता है सिविल। ठीक है, इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाई π/2। ठीक है, इन कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज बाई π/2। यहां देख लीजिए ऑप्शन बी, वोल्टेज लीड्स करंट बाई π/2, ऑप्शन बी विल बी आंसर। हमेशा याद रखिए इंडक्टर में क्या होगा, वोल्टेज
लीड्स करंट बाई पाई बाई 2, और कैपेसिटर के अंदर करंट लीड्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया a coil of self inductance L is connected in series with a bulb B and a AC source। कहने का मतलब कैसा है, ऐसा है, कुछ कॉइल है, ठीक है, इसको एक बल्ब के साथ जोड़ दिया गया सीरीज में एक एसी सोर्स के साथ। ठीक है, कहा गया ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेज व्हेन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। अब देखिए इसका ब्राइटनेस कब डिक्रीज करेगा, जब वोल्टेज डिक्रीज कर जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से जो आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं ये वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप कर ले। ये वोल्टेज ज्यादा कब ड्रॉप कर लेगा, जब एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज कर जाए, क्योंकि आई इंटू एक्सएल यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा। दैट मीन एक्सएल बढ़ जाए तो फिर यहाँ का ब्राइटनेस डिक्रीज कर जाएगा। और एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल। इसका मतलब अगर एल बढ़ जाए या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डिक्रीज किया जा रहा है, मतलब ये तो हो नहीं सकता है। नंबर ऑफ टर्न्स, अब एल कैसे बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ जाए, हम लोग पढ़ चुके हैं इंडक्टेंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए तो फिर एल बढ़ जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स अगर घटा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसका तो कोई तुक ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बचा बस ऑप्शन ए। होगा कैसे, ऑप्शन ए आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, दिस इज द राइट आंसर। एलिमिनेट तो हमने तीनों कर ही दिया। अब ये होगा क्यों, देखिए आयरन रॉड इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। जब उसके बीच का आप मेटल डाल देते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बढ़ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उसका इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, और यहाँ से फिर आपका ब्राइटनेस घट जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। ये है आपका एसी सोर्स। एमीटर मतलब करंट पूछा गया है। अब करंट क्या होगा, देखिए आई की वैल्यू क्या होगी, आई आर एम एस, दैट इज वी आर एम एस अपॉन क्या क्या जुड़ा हुआ है इसमें, केवल कैपेसिटेंस जुड़ा है, दैट इज एक्सी। अब वी आर एम एस क्या होगा, वी नॉट अपॉन √2 एक्सी। ठीक है, अब वी नॉट क्या है, देखो वी नॉट यहाँ है 50√2, और एक्सी क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा कितना गिवन है, देखो इसका 100, दैट मीन्स 100, और सी की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻6। 1 2 3, ये 3 से कट गया, ये कितना आ गया 1000। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दो, वी नॉट कितना है 50√2 अपॉन √2 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 50 मिली एम्पियर। जो रीडिंग होगा वो 50 मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।